द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 9। स्कूल में शिक्षक ने बिली बॉब से पूछा, अगर आपके पास 12 भेड़ हो और एक भेड़ कूदकर बाड़े से बाहर चली जाए तो आपके पास कितनी भेड़ बचेंगी? बिली बॉब ने जवाब दिया, एक भी नहीं। शिक्षक ने कहा, इसका मतलब तुम घटाना नहीं जानते। बिली बॉब ने जवाब दिया, शायद न जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी भेड़ों को अवश्य जानता हूँ। टेक्सास का एक पुराना चुटकुला। लगभग सटीक। पूर्णतः अमेरिकी रचना म्यूचुअल फंड को 1924 में पहली बार एल्युमिनियम पॉट और पेन के पूर्व विक्रेता एडवर्ड जी लेफ्लर ने पेश किया था। म्यूचुअल फंड काफ़ी सस्ते, बहुत सुविधाजनक, आमतौर पर विविधीकृत, पेशेवर ढंग से प्रबंधित होते हैं तथा फेडरल सिक्योरिटी लॉ के सबसे सख्त प्रावधानों के मजबूत नियमों के तहत आते हैं। निवेश को लगभग सभी के लिए आसान और सस्ता बनाकर फंड्स तकरीबन 54 मिलियन अमेरिकी परिवारों और दुनिया भर में कई मिलियन अन्य को निवेश की मुख्य धारा में ले आए, जो संभवतः वित्तीय लोकतंत्र में कभी अर्जित की गई सबसे महान प्रगति थी। लेकिन म्यूचुअल फंड भी दोषी नहीं होते, वे लगभग ऐसा होते हैं। तो इसी शब्द से सारा अंतर आता है। अपनी खामियां की वजह से ज़्यादातर फंड का प्रदर्शन बाजार से कमतर होता है, निवेशकों से ज़्यादा प्रभार लेते हैं, टैक्स का सिरदर्द बढ़ जाता है और प्रदर्शन में अनिश्चित परिवर्तन आते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को फंड का चयन काफ़ी सोच समझकर करना चाहिए, जिससे अंत में भारी नुकसान न झेलना पड़े। चार्ट में शीर्ष पर ज़्यादातर लोग केवल इसलिए फंड खरीद लेते हैं क्योंकि वह बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, यह मानते हुए कि यह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और क्यों न हो, मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया है कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव यह भरोसा करना होता है कि लघु आवधिक परिणामों से दीर्घावधिक भविष्यवाणियाँ की जा सकती है। इससे अधिक हम अपने निजी अनुभव से जान सकते हैं कि कुछ प्लम्बर बाकी सबसे अच्छे होते हैं। कुछ बेसबॉल खिलाड़ियों के होम रन मारने की संभावना ज़्यादा होती है। हमारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में सतत रूप से शानदार खाना मिलता है तथा होशियार बच्चे निरंतर अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं। हमारे चारों ओर कौशल और दिमाग व कड़ी मेहनत पहचानी जाती है, पुरस्कृत होती है और निरंतर दोहराई जाती है। तो यदि फंड मैनेजर को मात दे देता है, हमारा अंतर्बोध हमसे कहता है कि इसके प्रदर्शन की उम्मीद लगाए रखें। दुर्भाग्य से वित्तीय बाजारों में भाग्य कौशल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैनेजर सही समय पर बाजार के सही किनारे पर हो तो यह बुद्धिमान दिखता है, लेकिन तभी अचानक जो हॉट था वह कोल्ड हो जाता है और तब मैनेजर का IQ 50 बिंदु पर सिकुड़ जाता है। यह एक और याद रखने वाली बात है कि बाजार का सबसे हॉट मार्केट सेक्टर 1999 में टेक्नोलॉजी था। वह अक्सर लिक्विड नाइट्रोजन जैसा ठंडा हो जाता है और यह अत्यधिक तेज़ी को और बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। और यह एक याद रखने वाली बात है कि शुद्ध रूप से पिछली प्रदर्शन के आधार पर फंड खरीदना निवेशक के लिए सबसे मूर्खतापूर्ण चीज़ है। वित्तीय विद्वानों के तकरीबन आधी शताब्दी म्यूचुअल फंड प्रदर्शन का अध्ययन किया और अनेक बिंदुओं पर वास्तव में एकमत है। औसत फंड में शेयरों को इस तरह भली भांति नहीं चुना जाता कि इसके शोध और सौदे की लागत पूरी की जा सके। फंड का खर्च जितना अधिक होगा उतना रिटर्न उतना ही कम होगा। फंड अपने स्टॉक्स का जितना ज़्यादा सौदा करेगा, उसकी कमाई का रुख उतना ही कम होता जाएगा। उच्च अस्थिरता फंड्स, जिनमें औसत से अधिक उतार चढ़ाव आता हो, उनके अस्थिर रहने की संभावना रहती है। अतीत में उच्च रिटर्न देने वाले फंड्स के लंबे समय तक विजेता बने रहने की संभावना नहीं होती। अतीत में उनके रिटर्न के आधार पर भविष्य में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंडों को चुनने के लिए आपकी संभावना लगभग उतनी ही अधिक है जितनी कि बिग फुट और एबोमिलेगन स्टेमन दोनों आपकी अगली कॉकटेल पार्टी में गुलाबी बैले चप्पल में दिखाई दे।
दूसरे शब्दों में आपके मौके शून्य नहीं है, लेकिन वे इसके बहुत करीब है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। सबसे पहले तो अच्छा फंड तलाशना मुश्किल क्यों होता है, यह जानने से आपको अधिक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद मिलेगी। दूसरा, हालांकि पिछला प्रदर्शन भावी रिटर्न से कमज़ोर भविष्यवक्ता होता है, लेकिन ऐसे दूसरे कारक भी हैं जिनका उपयोग करके आप अच्छे फंड तलाशने की अपनी संभावना को बढ़ा सकते हैं। अंत में, फंड का मूल्य तब भी शानदार हो सकता है जब यह बाजार को मात न दे सके। यह आपको ऐसा आर्थिक रास्ता प्रदान करता है जिससे आप अपनी होल्डिंग को विविधीकृत कर सकते हैं और अपने लिए समय बचा सकते हैं कि जैसे आप अपने लिए शेयर चुनने के अलावा और कामों में दे सकते हैं। पहला अंतिम होगा, विजय होने वाले फंड्स विजेता क्यों नहीं बने रह पाते। फंड का प्रदर्शन जितना अच्छा होगा, इसके निवेशकों को उतनी ही ज़्यादा बाधाओं का सामना करना होगा। माइग्रेटिंग मैनेजर्स, जब कोई स्टॉक चुनने वाला मिडास की तरह छूकर सोना बना देता हो तो हर कोई उसे चाहेगा, जिनमें प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी शामिल होगी। अगर आपने ग्लेन बिकरस्टाफ के कौशल से लाभ कमाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रीमियर इक्विटी फंड लिया था, जिसमें 1997 में 47.5% की वृद्धि हुई थी, तो यह आपका दुर्भाग्य बन जाएगा। मध्य 1998 में TCW ने उन्हें अपने यहाँ TCW गैलीलियो सिलेक्ट इक्विटीज फंड को चलाने के लिए रख लिया था और अगले 4 में से 3 वर्षों तक ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में छिपे रहा। यदि आपने 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड को खरीदा था ताकि एरिन सुलिवान के उच्च रिटर्न का लाभ ले सके, तो उन्होंने 2000 में अपना खुद का हेज फंड आरंभ करने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उनके पिछले फंड के मूल्य के आगामी 3 वर्षों में 1/3 से भी अधिक कमी आई। उन्होंने इससे पहले 1997 से अपने शेयरधारकों को धन को लगभग 3 गुना कर दिया था। एसेट एलिफेंटासिस, जब एक फंड उच्च रिटर्न कमा रहा होता है तब निवेशक ध्यान देने लगते हैं। वे कुछ ही हफ्तों में कई $100 मिलियन लगा देते हैं। इससे फंड मैनेजर के पास कुछ ही विकल्प रह जाते हैं और वे ज़्यादा अच्छे नहीं होते। वह इन पैसों को अच्छे दिनों के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन यदि शेयरों के भाव बढ़ते रहे तो नकद पर मिलने वाला कम रिटर्न फंड परिणामों को घटा देता है। वह संचित धन को उन स्टॉक्स पर लगा सकता है जो पहले से ही उसके पास है, जो संभव है कि उन्हें पहली बार खरीदे जाने के बाद से चढ़े हो, और यदि वह कई $मिलियन और खर्च कर देगा तो यह खतरनाक ढंग से और वैल्यू हो जाएंगे। या वह ऐसे नए शेयर भी खरीद सकता है जिन्हें खरीदना पहले उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे इस बारे में जड़ से पड़ताल करनी होगी कि उनके ज़्यादा कंपनियों पर नज़र बनाए रखनी होगी जिनका वह पहले रखता था। अंत में, जब 100 मिलियन का निलंब फंड अपनी 2% एसेट 2 मिलियन मिनोकॉर्प में लगाता है, जिस स्टॉक का कुल बाजार 500 मिलियन है, तो यह मीनो 1% से आधे से भी कम खरीद होती है। लेकिन बेहतर प्रदर्शन के कारण यदि नीलम फंड 10 बिलियन की हो जाती है तो अपने 2% एसेट निवेशक का मतलब कुछ 200 मिलियन है, जो मीनो के मूल्य लगभग आधा है, जो ऐसा स्वामित्व है जिसकी अनुमति फेडरल कानूनी नहीं देते। यदि नीलम का पोर्टफोलियो मैनेजर अब भी छोटे स्टॉक्स खरीदना चाहता है तो उसे अपना धन और ज़्यादा कंपनियों पर खर्च करना होगा और इससे संभवतः उसका ध्यान विस्तार काफ़ी संकुचित हो जाएगा। अब काल्पनिक कवायद और नहीं, कुछ कंपनियां अपने फंड के पोषण में सिद्धहस्त होती है। वे जनता को बेचैन के पूर्व इतना परीक्षण करती है। आमतौर पर इस वक्त अपने शेयरधारकों में केवल कंपनी के कर्मचारी और खुद फंड कंपनी सहयोगी कंपनी होती है। इन्हें छोटा रखते हुए प्रायोजक इस पोषित फंड की जोखिमतापूर्ण रणनीतियों का उपयोग गिनी पिग्स के तौर पर करते हैं, जो छोटी धनराशि के लिए अच्छी रहती है, जैसे वास्तव में छोटे शेयर खरीदना
या शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग में तेज ट्रेडिंग। अगर उनकी रणनीति सफल रहती है तो फंड को आम निवेशकों को बड़ी संख्या में लुभाने के लिए इसके निजी रिटर्न को सार्वजनिक करते हुए कई मामलों में फंड मैनेजर प्रबंधन फीस को भी वेव कर देते हैं, जिससे नेट रिटर्न बढ़ जाता है। और जब इसका उच्च रिटर्न बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित कर लेता है तो बाद यह फीस लगा देते हैं। निरपवाद रूप से पोषित और फीस मुफ्त फंड्स के रिटर्न बाहरी निवेशकों को द्वारा कई मिलियन डॉलर इसमें लगा देने के बाद कमज़ोर होकर औसत रह जाते हैं। व्यय वृद्धि। छोटे ब्लॉकों की तुलना में बहुत बड़े ब्लॉकों में शेयर का व्यापार करने में अक्सर अधिक खर्च होता है। कम खरीदारों और विक्रेताओं के साथ इनका मिलान करना कठिन होता है। फंड जिसमें 100 मिलियन की एसेट हो, उसकी ट्रेडिंग लागत संभवतः सालाना 1% तक हो सकती है, लेकिन इससे मिलने वाले उच्च रिटर्न फंड को 10 बिलियन तक अल्प अवधि में तेज़ी से बढ़ाया जाए तो सौदा सहज ही उन एसेट्स का कम से कम 2% निकल जाएगा। पारंपरिक फंड अपने स्टॉक्स को एक बार में केवल 11 महीनों तक होल्ड पर रख सकते हैं, जिससे यह ट्रेडिंग लागत रिटर्न को तेजाब की तरह लील जाएगा। इसी बीच फंड को चलाने में लगने वाली अन्य लागत कम तो शायद ही हो, बल्कि एसेट बढ़ने के कारण यह कई बार बढ़ जाती है। यदि परिचालन खर्च औसतन 1.5% और ट्रेडिंग लागत लगभग 2% हो तो पूर्व लागत को बाद ही लागत बराबर करने के लिए पारंपरिक फंड को बाजार को 3.5% बिंदु प्रति वर्ष से मात देनी होगी। भेड़ चाल। अंत में जब फंड सफल हो जाता है तो इसके मैनेजरों में भय और अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। फंड के बढ़ने पर इसकी फीस और अधिक लाभदायक हो सकती है। इसकी वजह से इसके मैनेजर ऐसा कुछ भी करने के अनिच्छुक होते हैं जिससे चीज़ें बिगड़ जाए। मैनेजरों ने अपने शुरुआती हाई रिटर्न हासिल करने के लिए जो मूल जोखिम लिया था वह अब निवेशकों को दूर ले जा सकता है और मोटी फीस वाले आमदनी खतरे में पड़ जाती है। इस तरह सबसे बड़ा फंड एक अधिक खाई भेड़ों के झुंड जैसा होता है जो सभी सुस्ती से कदम मिलाकर चलते हैं और एक साथ ही आवाज़ करती है। लगभग सभी ग्रोथ फंड्स के पास सिस्को और जीई और माइक्रोसॉफ्ट और फाइजर और वॉलमार्ट और वे लगभग समान मात्रा में होते हैं। यह व्यवहार इतना ज़्यादा प्रचलित है कि वित्तीय विद्वान इसे सहज ही झुंड बनाना कहते हैं। लेकिन अपनी फीस आय का बचाव करने के लिए फंड मैनेजर अपनी बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता से समझौता कर लेते हैं। इस भारी लागत और खराब व्यवहार के कारण ज़्यादातर फंड्स अपनी आय को कायम रखने में विफल रहते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इनमें उच्च रिटर्न बिना फीस की मछली जितने ही नाशवान होते हैं। इससे अतिरिक्त समय बीतने के साथ ही उनके अत्यधिक व्यय के अवरोध के कारण अधिकांश फंड पीछे और बहुत पीछे होते जाते हैं। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक इंडेक्स फंड की पहचान करें जिसके पास बाज़ार के सभी स्टॉक्स हर वक्त उपलब्ध रहते हैं और जिनमें सबसे अच्छे और चुनने के सबसे बुरे से बचने का दिखावा न किया हो और जो आगे चलकर ज़्यादातर फंड्स को मात दे सके। यदि आपकी कंपनी आपके 401 में कम लागत वाला इंडेक्स फंड नहीं देती है तो अपने सहकर्मियों को साथ ले और इसे जोड़ने की प्रार्थना करें। यह 0.2% वार्षिक के न्यूनतम परिचालन अधिभार वाला है और इसकी वार्षिक ट्रेडिंग लागत मात्र 0.1% है, जिससे इंडेक्स फंड को अजय लाभ मिल जाता है। यदि शेयरों से आगामी 20 वर्षों में मान लीजिए 7% का वार्षिक रिटर्न मिलता है तो वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट जैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड का रिटर्न बस 6.7 से कम होगा, जिससे 10,000 का निवेश 36,000 से अधिक हो जाएगा। लेकिन औसत स्टॉक फंड जिसमें 1.5 का परिचालन खर्च और लगभग 2% की ट्रेडिंग लागत होती है, उसमें भाग्य से ही वर्ष भर में 3.5% का इजाफा होगा। इससे
10,000 का निवेश 20,000 से भी कम होगा, जो इंडेक्स फंड परिणामों से लगभग 50% कम है। इंडेक्स फंड में बस एक बड़ी कमी होती है, ये उबाऊ होते हैं। आप कभी भी बारबेक्यू पार्टियों के दौरान शेखी नहीं भगा सकते कि आपके पास देश का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला फंड है। आप कभी यह डिंग नहीं मार सकेंगे कि आपने बाज़ार को मात दे दी है, क्योंकि इंडेक्स फंड का काम बाज़ार के रिटर्न के अनुकूल रहना है, न कि इसके अधिक होना। आपका इंडेक्स फंड मैनेजर पासे फेंक कर यह दाव नहीं लगा सकता कि अगला सबसे शानदार उद्योग टेलीपोर्टेशन या स्क्रैच एंड स्निफ वेबसाइट और टेलीपैथिक वेन लॉस क्लिनिक में से कौन सा होगा। फंड में हमेशा हर तरह का स्टॉक होता है, न कि सिर्फ मैनेजर का सर्वोत्तम अंदाज़ा कि अगली बड़ी चीज़ क्या होगी। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, इंडेक्सिंग का लागत लाभ लगातार बढ़ता रहता है। इंडेक्स फंड को 20 वर्ष या अधिक के लिए होल्ड पर रखें, जिसमें प्रति माह नई राशि जोड़ते रहे और आप बड़ी संख्या में पेशेवर और व्यक्तिगत निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन में काफ़ी बाद में ग्राहम ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड की सर्वोत्तम विकल्प के तौर पर प्रशंसा की, जैसा कि वॉरेन बफेट करते हैं। टीलिंग द टेबल्स। जब आप सब कमजोरियां जोड़ लेते हैं तो हैरानी की बात यह नहीं है कि इंडेक्स को मात देने वाले फंड बहुत कम है, बल्कि यह है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। फिर कुछ कर भी पाते हैं, तो इन सब में कौन सी विशेषता होती है। इनके मैनेजर सबसे बड़े शेयरधारक हो। फंड मैनेजरों के भले और निवेशकों के भले के बीच हित संघर्ष तब कम हो जाता है जब फंड शेयरों में सबसे बड़ा स्वामित्व खुद मैनेजरों का हो। यहाँ तक कि लॉन्ग फ्लिप पार्टनर जैसी कुछ फर्में अपने कर्मचारियों को स्वयं के फंड के अलावा कुछ भी रखने से मना करती है। लॉन्ग लिप की तरह डेविस और एफपीए जैसी अन्य फर्मों में भी मैनेजरों के पास इतने अधिक फंड होते हैं कि वे आपके धन का इस तरह का प्रबंधन कर सकते हैं जैसे यह उन्हीं का हो। इससे यह संभावना कम हो जाती है कि वे फीस बढ़ाएंगे। फंड्स या तो विशाल आकार में बढ़ जाते हैं या आपको एक बुरा टैक्स बिल का झटका दे सकते हैं। किसी फंड का प्रतिनिधि बयान व स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों ही EDDFR के डेटाबेस के माध्यम से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास उपलब्ध है। इससे पता चल सकता है कि क्या किसी फंड के शेयरों में से कम 1% पर मैनेजर का स्वामित्व है। सस्ते होते हैं। फंड कारोबार के सबसे आम मिथकों में से एक है, आपको वही मिलता है जिसका आप भुगतान करते हैं। इनके उच्च रिटर्न इनकी उच्च फीस का सर्वोत्तम प्रमाण है। इस तर्क के साथ दो समस्याएं हैं। पहले, यह सत्य नहीं है। दशकों के शोध से प्रमाणित हुआ है कि उच्च फीस वाले फंडों की रिटर्न आय कम समय के साथ कम होती जाती है। दूसरा, उच्च रिटर्न अस्थायी होते हैं, जबकि उच्च फीस लगभग चट्टान जैसी स्थायी होती है। अगर आप किसी फंड को उसके शानदार रिटर्न के कारण खरीदते हैं तो अंत में शायद आपके हाथ केवल मुट्ठी भर ठंडी राख लगेगी, लेकिन फंड स्वामित्व की लागत संभवतः निश्चित ही कम नहीं होगी, जबकि रिटर्न हो जाएंगे। भिन्न होने का साहस। जब पीटर लिंच फिडेलिटी मैगलन को चलाते थे तो वे सबको खरीद लेते थे जो उन्हें सस्ता लगता था, भले ही अन्य फंड मैनेजर कुछ भी खरीद रहे हो। 1982 में उनका सबसे बड़ा निवेश ट्रेजरी बॉन्ड्स में था। इसके ठीक बाद उन्होंने क्रिसलर को अपना टॉप होल्डिंग बनाया, जबकि ज़्यादातर विशेषज्ञ इस ऑटो निर्माता के दिवालिया होने की उम्मीद कर रहे थे। तभी 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मैगलन के लगभग 20% को होंडा, नॉक्स, हाइड्रो और वॉल्वो जैसी विदेशी स्टॉक्स में लगाया। इससे पहले कि आप यूएस स्टॉक फंड खरीदें, इसकी नवीनतम रिपोर्ट में सूचीबद्ध होल्डिंग्स की तुलना S&P 500 इंडेक्स के रोस्टर से करें। अगर वे एक जैसे दिखाई दे तो कोई दूसरा फंड खरीदें। वे दरवाजे बंद कर देते हैं। सबसे अच्छा फंड अक्सर नए निवेशकों को नहीं मिलते, वे केवल अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही अतिरिक्त खरीद की अनुमति देते हैं। इससे नए खरीदारों की आवेगपूर्ण खरीद पर रोक लगती है
और शीर्ष पर भीड़ लगाना चाहते हैं और फंड का एसेट एलिफेंटाइसिस के कष्ट से बचाव भी होता है। यह इस बात का भी संकेत है कि फंड मैनेजर्स आपके पहले अपना खुद का धन नहीं लगाते, लेकिन समापन पहले होना चाहिए, फंड आकार में विस्फोट के बाद नहीं। दरवाज़ा बंद रखने से शानदार रिकॉर्ड वाली कंपनियां लॉन्ग लीफ, न्यूमरिक, अकमार्क, टी रो, प्राइस, वैनगार्ड और वाचेस शामिल है, विज्ञापित नहीं होते। जैसा प्लेटो में द रिपब्लिक में कहा है कि आदर्श शासक वही है जो शासन न करना चाहता हो, वैसे ही सबसे अच्छे फंड मैनेजरों का व्यवहार अक्सर ऐसा होता है जैसे आपसे धन न चाहते हो। वे वित्तीय टेलीविज़न पर नियमित रूप से नहीं आते और अपने रिटर्न के नंबर 1 होने की डींगे नहीं मारते। छोटे से स्टीर मायर्स एंड पावर ग्रोथ फंड की 2001 तक वेबसाइट भी नहीं थी और अब भी केवल 24 राज्यों में शेयर बेचे जाते हैं। टॉरो फंड के 1990 की शुरुआत से ही कभी रिटेल विज्ञापन नहीं चलाया। तो आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अधिकांश फंड खरीदार सबसे पहले पिछले प्रदर्शन को देखते हैं, फिर प्रबंधक की साख और इसके बाद फंड में जोखिम और अंत में यदि आवश्यकता हुई तो फंड का खर्च। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी इन्हीं चीज़ों को देखता है, लेकिन विपरीत क्रम में। चूँकि फंड के खर्च पूर्वानुमान लगाना इसके भावी जोखिम का रिटर्न ज़्यादा आसान होता है, तो आपको इसे अपना सबसे पहला फ़िल्टर बनाना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं कि फंड वर्ग के अनुसार वार्षिक परिचालन व्यय के इन स्तरों से अधिक का भुगतान किया जाए। कर योग्य और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स 0.75, यूएस इक्विटी 1.0, हाई यील्ड 1.0, यूएस इक्विटी 1.25, विदेश स्टॉक्स 1.50। तत्पश्चात जोखिम का आकलन करें। हर फंड के लिए अपने प्रोस्पेक्ट्स या खरीदार निर्देशकों में एक बार ग्राफ दिखाना ज़रूरी होता है जिसमें उसके तिमाही में सबसे बड़े नुकसान दिखाए गए हो। यदि आप 3 महीनों में कम से कम इतना धन गंवाए को तैयार न हो तो यह कहीं और जाए। फंड की मॉर्निंग स्टार रेटिंग जांचना महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख निवेशक अनुसंधान फर्म मॉर्निंग स्टार फंड्स को स्टार रेटिंग देती है, जो इस पर आधारित होते हैं कि अपना रिटर्न कमाने में कितनी जोखिम लेते हैं। 1 स्टार सबसे निकृष्ट व 5 सर्वोत्तम होते हैं, लेकिन बीते प्रदर्शन की ही तरह रेटिंग भी अतीत के बारे में बताती है। यह आपको बताती है कि कौन सा फंड सर्वोत्तम थे, न कि कौन से अच्छे रहेंगे। बल्कि 5 स्टार फंड्स में उलट पुलट की आदत होती है। वे 1 स्टार फंड्स में आशा सफलता प्राप्त करते हैं। तो पहले एक कम लागत वाला फंड तलाशें जिनके प्रबंधक उसके प्रमुख शेयरधारक हो, भिन्न होने के साहस रखे, उनके रिटर्न पर अधिक ध्यान न दे और इससे पहले कि यह आकार में बहुत बड़े हो जाए इसे बंद करने को तैयार रहे। तभी और केवल तभी उसकी मॉर्निंग स्टार रेटिंग को देखें। अंत में बीते प्रदर्शन पर नज़र डालें। याद रखें कि यह भावी रिटर्न के क्षीण पूर्वानुमान है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, अतीत के विजेता अक्सर कल के हारने वाले होते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि एक चीज़ तय है, बीते कल के हारने वाले लगभग कभी भी कल के विजेता नहीं बन पाते। तो ऐसे फंड्स से बचें जिनका अतीत में रिटर्न निरंतर खराब रहा है, खासकर जब उसका वार्षिक व्यय औसत से अधिक हो। क्लोज एंड फंड्स की बंद दुनिया। क्लोज एंड स्टॉक फंड हालांकि 1980 के दशक के दौरान लोकप्रिय थे, वे धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। आज केवल 30 ही डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक इक्विटी फंड है। इनमें से कई छोटे एक दिन में केवल कुछ 100 ही ट्रेड करते होते हैं, जिनमें खर्च उच्च और अजीब रणनीतियाँ होती है, जैसे मॉर्गन फाइनेंशियल, जो बूथ, कैसीनो और सिगरेट जैसे आदत बनाने वाले उद्योग विशिष्ट शेयर है। क्लोज एंड फंड्स पर शोध करने वाले विशेषज्ञ लीपर इका ने डोनाल्ड कैसिडी ग्राहम के पिछले अवलोकन की पुष्टि करते हुए डिस्काउंट पर ट्रेडिंग करने वाले डाइवर्सिफाइड क्लोज एंड स्टॉक्स फंड का प्रदर्शन न केवल प्रीमियम
पर ट्रेडिंग करने वाले तुलना से बेहतर होता है, बल्कि इनमें औसत ओपन एंड म्यूचुअल फंड की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलने वाला संभावना भी होती है। फिर भी दुख की बात है, डाइवर्सिफाइड क्लोज एंड स्टॉक्स फंड कभी अस्पष्ट सिकुड़ते बाजार में भी डिस्काउंट पर उपलब्ध नहीं होते, लेकिन क्लोज एंड बॉन्ड्स फंड सैकड़ों की संख्या में मौजूद है, जिसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्षेत्र में विशेष रूप से ठोस विकल्प उपलब्ध है। जब ये फंड्स डिस्काउंट पर ट्रेड होते हैं तो इनकी यील्ड बढ़ती है और ये आकर्षक हो सकते हैं तब तक जब इनका वार्षिक खर्च पहले सूचीबद्ध सीमाओं से कम रहे। एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले नए किस्म के इंडेक्स फंड की संभावना भी तलाशी जा सकती है। कई बार ये कम लागत वाले ETF इकलौता साधन होते हैं जिनसे निवेशक संकीर्ण बाजारों में प्रवेश कर पाता है, जैसे कि बेल्जियम आधारित कंपनियां या सेमीकंडक्टर उद्योगों के शेयर। अन्य इंडेक्स ETF बड़ा बाजार उपलब्ध कराते हैं, हालांकि ये आमतौर पर उन निवेशकों के लिए ठीक नहीं होते जो नियमित रूप से धन पाना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर आपके लिए हर एक निवेश पर अलग कमीशन प्रभार लेते हैं। जाने कि कब बेचना है। एक बार फंड का स्वामित्व मिल जाने के बाद आप कैसे जानेंगे कि इसे बेचने का वक्त आ गया है। इनमें आम सलाह यही रहती है कि फ़ंड को उस वक्त बेच दे जब यह बाज़ार से 1 या 2 या फिर 3 वर्ष सतत कमज़ोर प्रदर्शन करता रहे। लेकिन इस सलाह में कोई मायने नहीं है। अपने जन्म वर्ष 1970 से लेकर 1999 तक सिकोया फंड S&P 500 इंडेक्स में 29 में 12 वर्ष तक पूरे काल में 41% से अधिक कम प्रदर्शन करता रहा। इसके बावजूद इस अवधि में इंडेक्स 4900 के मुकाबले सिकोया ने 12500 से अधिक का लाभ हुआ। अधिकांश फंड का प्रदर्शन सिर्फ इसलिए लड़खड़ाता रहता है क्योंकि वे जिस प्रकार के शेयर को प्राथमिकता देते हैं अब वे पसंदीदा नहीं रहे। अगर आपने किसी खास शैली में निवेश के लिए मैनेजर को रखा है तो उनसे जो करना वादा किया था वह करने के लिए उसे नौकरी से क्यों निकालना। किसी निवेश शैली का चलन बाहर हो जाने पर बेचने से केवल आपको नुकसान होगा, बल्कि आप इसकी अनिवार्य क्षतिपूर्ति से भी वंचित रह जाएंगे। एक अध्ययन दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों ने 1998 से 2001 तक प्रतिवर्ष खुद अपने फंड में से 4.7% बिंदु कम प्रदर्शन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उच्च पर खरीदते थे और कम पर बेचते थे। तो आपको इसे कब बेचना चाहिए? कुछ निश्चित सचेत संकेत निम्न है। रणनीति में तेज और अप्रत्याशित बदलाव, जैसे कि वैल्यू फंड 1999 में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से भर गया या ग्रोथ स्टॉक फंड्स ने 2002 में इंश्योरेंस स्टॉक्स की जमकर खरीदारी की। खर्च में वृद्धि इस बात का संकेत है कि मैनेजर खुद अपनी जेबें भर रहे हैं। बड़े और नित्य टैक्स बिल, अत्यधिक ट्रेडिंग के कारण उत्पन्न अचानक रिटर्न अनियमित होना, कभी पहले रूढ़िवादी रहे फंड में बड़ी हानि होना या बड़ा मुनाफा होना। हमें अपना ऊर्जा बोर्ड क्यों पसंद है? हमें इससे अच्छा महसूस होता है कि हम यकीन करते हैं कि सिर्फ यह उम्मीद रखते हैं कि हम भविष्य के लिए सबसे अच्छे फंड्स चुन सकते हैं। इससे हमें एक दिलकश उत्तेजना होती है कि हमारे निवेश का प्रारब्ध हमारे अपने हाथ में है। मैं यहाँ नियंत्रण में हूँ। यह एहसास मानवीय अवस्था का हिस्सा है। इसे मनोवैज्ञानिक अति आत्मविश्वास कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है कि यह कैसे काम करता है। 1999 में मनी पत्रिका ने 500 से भी ज़्यादा लोगों से पूछा कि क्या उनके पोर्टफोलियो में बाजार को मात दी। हर 4 में से एक व्यक्ति ने कहा हाँ। जब उनसे रिटर्न के बारे में बताने को कहा गया तो उनमें 80 निवेशकों ने बाजार से कम लाभ की बात की। 4% को पता ही नहीं था कि उनका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, लेकिन वे सुनिश्चित थे कि उन्होंने किसी न किसी तरह बाजार को मात दी है। एक स्वीडिश अध्ययन में गंभीर कार दुर्घटनाओं में शामिल रहे ड्राइवरों ने उनके ड्राइविंग कौशल को रेट
करने के लिए कहा गया। इन लोगों में से वे शामिल थे जिन्हें पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो दुर्घटना में इतनी बुरी तरह घायल हुए थे कि उन्होंने सर्वे के जवाब अस्पताल बिस्तर के लिए दिए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि औसत ड्राइवरों से अच्छे थे। 2000 के उत्तरार्ध में किए सर्वेक्षण में टाइम्स CNN 1000 से अधिक संभावित मतदाताओं ने से पूछा कि उनके अनुसार वे आय के पैमाने पर आबादी के शीर्ष 1% आते हैं। उनमें से 19% ने खुद को अमेरिका के सबसे अमीर 1% लोगों में से बताया। 1997 के उत्तरार्ध में 750 निवेशकों के सर्वे में पाया गया कि 74% को विश्वास था कि उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग निरंतर स्टैंडर्ड एंड प्योर्स 500 को प्रति वर्ष मात देगी। फिर भले ही अधिकांश फंड दीर्घावधि में S&P 500 को मात देने में विफल रहते हो, कई तो किसी भी वर्ष ऐसा नहीं कर पाते। इस तरह का आशावाद हालांकि एक स्वस्थ मानस का सामान्य संकेत है, लेकिन केवल इससे ही अच्छे निवेश नीति नहीं हो जाती। इस पर यकीन करना समझदारी है कि आप केवल उसी चीज़ की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो वास्तव में पूर्वानुमान करने योग्य हो। जब तक आप यथार्थवादी न हो, आपकी आत्मसम्मान की तलाश आत्मविफलता में पर्याप्त होगी। जैसा कि निवेश सलाहकार चार्ल्स एलिस कहते हैं, अगर आप विवाहित रहने को तैयार नहीं तो विवाह न करें। फंड निवेश भी ऐसा ही है। यदि आप किसी फंड को कम से कम 3 कमज़ोर वर्षों तक पकड़े रहने को तैयार न हो तो इन्हें न खरीदें। फंड निवेशक के लिए धैर्य इकलौता सबसे शक्तिशाली साथी है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।